तो आज हम बच्चों इस क्लास में कक्षा 11वीं के इस अध्याय 4 गति के नियम में रैखिक संवेग संरक्षण नियम के उदाहरण समझ रहे हैं। बच्चों, जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया था कि बहुत सारे अब एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं, यह जानने के लिए कि जो फिजिक्स तुमने पढ़ी है वो तुम्हें यूज करने आती है कि नहीं। ठीक है ना। अगर अपन को दैनिक जीवन के एग्जाम्पल को हम कनेक्ट कर पाए तो हमें समझ में आती है कि फिजिक्स कहाँ लग रही है इसमें। ठीक, तो आपकी बुक में तो इसके एग्जाम्पल का ज्यादा टाटा नहीं है, बीच में दिए हैं, तो मैं हम कम से कम 4-5 एग्जाम्पल आप लोगों को इसके बता दूं कि वो क्या है। सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन आया था परीक्षा में, प्रतिक्षिप्त वेग क्या है। परीक्षा में आया था आपको प्रतिक्षिप्त वेग या प्रतिक्षेपण वेग, अभी आया था पेपर में, तो शायद कोई बच्चे इसके आंसर को नहीं दे पाए थे। अभी देखिए यहां से आपको पता चलेगा क्या होता है। रैखिक संवेग संरक्षण का उदाहरण सबसे पहला है, देखो फायर करते समय बंदूक पीछे की ओर हटती है, क्यों या हटती है, होता है ऐसा। अगर बंदूक से फायर करे तो कहाँ हटती है। चलो बंदूक नहीं देखा होगा तो कम से कम टीवी में आपने तोप का तो देखा होगा, आजकल तो युद्ध की न्यूज आती है, तो आपने देखा होगा युद्ध की वो तोप की नॉल कहाँ फेंकती है, नीचे, होता है ना। अगर आपने नहीं देखा हो तो कभी भी टीवी नया लगा लेना, उस पर तो युद्ध आता है। तो उसमें ऐसे वो फायर करते हैं तो वो क्यों पीछे होती है, तो उसमें स्प्रिंग लगी रहती है। ठीक है ना। तो कभी भी अगर बंदूक हो, तोप हो, इनसे जब फायर किया जाता है तो वो उसकी जो नाल है यानी बंदूक है वो कहाँ हटती है, पीछे की हटती है। तो बच्चों जिस बंदूक से फायर करते समय जिस वेग से, जिस स्पीड से, जिस चाल से बंदूक पीछे हटती है उसे प्रतिशत वेग कहते हैं। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। हाँ ना बात, जिस चाल से बंदूक काटती है उसी को बोलते हैं प्रतिशत वेग, प्रतिक्षेपण वेग वही कहलाता है। ठीक है ना। तो प्रतिक्षेपण वेग या इसको बोलते हैं रिकॉइलिंग ऑफ अ गन, रिकॉइलिंग स्पीड बोलते हैं, रिकॉइलिंग स्पीड या रिकॉइलिंग ऑफ द गन, माने गन का प्रतिक्षेपण, गन का पीछे हटना। तो आपको पीछे हटना शब्द नहीं आता है परीक्षा में, अगर आपको आ गया गन प्रतिक्षेपण करती है क्यों, तो वहां पर घूम नहीं जाना कि ये प्रतिक्षेपण क्या कहलाता है। तो प्रतिक्षेपण का मतलब पीछे की ओर हटना। ठीक है ना। अब किस स्पीड से हटती है क्वेश्चन आपको पूछा गया था, तो मैं आपको वही बता रहा हूं। पहली बात तो पीछे क्यों हटती है, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। देखें यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई बंदूक है और इस बंदूक में मान लीजिए ये इसकी नाल है और नाल में यहां पर मान लीजिए एक कारतूस लगा है। क्या लगा है इस पर, एक कारतूस। अब एक कारतूस पर यहां से एक ट्रैगर हिट करेगा, ऐसे होता ना, तो ट्रैगर हिट करेगा। कारतूस कैसा होता है, कारतूस देखो ऐसा होता है बनावट में, कारतूस के पीछे इतना हिस्सा होता है, इसमें भरा होता है बारूद और ये है गोली। तो ये गोली छूटती है जब बारूद फूटता है, बारूद फूटता है पहले इसलिए आवाज आती है, फिर कारतूस कहां जाता है, आगे। क्योंकि अगर कारतूस, अगर इस ट्रैगर के, किसी बच्चे को ये तो नहीं लगता कि ये ट्रैगर से धक्का खलता तो वो आगे बढ़ता, उससे नहीं होता है। नहीं तो आदमी कैच कर ले गोली को, ले आओ, है ना। वो भयंकर स्पीड से क्यों भागती है, इसके पीछे क्या भरा होता है, बारूद में हिट किया तो बारूद में हुआ विस्फोट, उसके विस्फोट से ये कारतूस कहां भागता है, फिर आगे बहुत स्पीड से, समझ गया बात। फिर वो खोखा गिर जाता, या खोखा बड़ी बंदूक होगी तो नीचे गिर जाएगा, छोटी बंदूक उसी में फंसा रहता, फिर वो खोखा अलग करो फिर दूसरी गोली भरो। तो एक ये होता है ना, ध्यान रखना ये। तो एक बात बताओ मुझे, जब कारतूस आगे भागा तो क्या यहाँ पर कोई कारतूस को भगाने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा, नहीं लगा, आंतरिक बल से भागा है। अंदर विस्फोट हुआ ना,
उससे भागा, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि बाह्य बल शून्य है। हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर? क्यों? क्योंकि संवेग संरक्षण का नियम लगाने के लिए पहली शर्त क्या है? बाह्य बल क्या होना चाहिए? तो जैसे इसमें विस्फोट होगा तो यहाँ बाह्य बल शून्य है, तो आंतरिक बल की बात ही नहीं हो रही है। अगर कहीं पर बाह्य बल शून्य हो, आरोपित बल यानी बाह्य बल शून्य हो, तो वहां पर संवेग संरक्षण का नियम लगता है। आंतरिक बल शून्य हो या ना हो उसकी बात नहीं हो रही है, बाह्य बल की बात। तो आपको याद हो कि आंतरिक बल और हम चलते फिरते हैं आंतरिक बल से, समझ आ गई ना बात? अंदर से हाथ पाथ फिर रहा है, सब अंदर से है ना काम हो रहा है, बल लग रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि फायर करते समय बंदूक पीछे हटती है। क्यों? तो माना एक जो बंदूक है प्लस इसका कारतूस, ये इसका कारतूस है, ध्यान देना आप लोग, है ना? ये क्या है? इसका कारतूस है, और ये क्या है? बंदूक। फायर करो तो ये कहाँ हटती है? पीछे हटती है। क्यों हटती है मैं बता रहा हूं। तो एक लाइन में आंसर देंगे, संवेग संरक्षण के नियम के कारण। क्यों हटती है? संवेग संरक्षण के नियम के। अब संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है? यदि बाह्य बल शून्य हो तो संवेग संरक्षित रहता है। अब संरक्षित का मतलब क्या है? बोर्ड पर देखो, प्रारंभ में, कब? प्रारंभ में। अगर मैं आपसे पूछूं कि बंदूक की चाल कितनी है, बंदूक या राइफल जो भी है बंदूक है, चलो, प्रारंभ में बंदूक की चाल 0, क्योंकि बंदूक स्थिर है। गोली की चाल, बोलो बोलो, प्रारंभ में गोली की चाल 0 है, तो प्रारंभ में संवेग कितना हो जाएगा? प्रारंभ में संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणित वेग, तो द्रव्यमान भी 0, वेग भी 0। तो गोली और कारतूस दोनों मिलकर बनाएंगे निकाय, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? निकाय। तो उसका प्रारंभिक संवेग क्या है? शून्य है। सबको क्लियर हो गया? क्यों है शून्य? जब आपने बंदूक हाथ में पकड़ी है, क्यों? प्रारंभ में, तो बंदूक की चाल भी 0 है और कारतूस की चाल भी 0 है, तो प्रारंभ में संवेग 0 हो गया। अब आपने फायर किया, कोई बाह्य बल थोड़ी लग रहा है, फायर हुआ और गोली मान लो भी चाल से भागी। किस चाल से भागी? भी चाल से फायर करने पर। तो गोली की चाल कितनी? भी। कितनी? बंदूक कहाँ हटेगी? बंदूक की चाल मान लेते हैं यू, किसी कुछ भी मान लो, ठीक है ना? अब यहां लिखना प्रारंभ में। अब फायर करने के बाद, फायर करने के बाद मान लीजिए बंदूक की चाल मैं इसको भी मान लेता हूं, और गोली की चाल यू मान लेता हूं, ठीक है ना? अब संवेग संरक्षण का नियम क्या बोलता है? संवेग संरक्षण नियम से ये क्या बोलता है कि अगर बार बार ना लगे तो संवेग कैसा रहता है? तो संरक्षित का मतलब है कि प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग, या अंतिम संवेग बराबर प्रारंभिक संवेग, इसी को बोलते हैं संवेग संरक्षण का नियम। तो अंतिम संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणित वेग। तो मान लेते हैं कि बंदूक का द्रव्यमान कैपिटल एम है, तो बंदूक का संवेग हो जाएगा m इंटू वी, और गोली का संवेग हो जाएगा स्मॉल m इंटू यू। गोली का द्रव्यमान है स्मॉल m और गोली की चाल कितनी है? u, तो संवेग होगा mu, और बंदूक का द्रव्यमान कैपिटल M, बंदूक की चाल v, तो m v। ये हो गया अंतिम संवेग दोनों का, और दोनों का प्रारंभिक संवेग 0 हमें निकाल चुके क्योंकि दोनों की चाल 0 थी। अब इसको हल करो तो यहाँ से m इंटू भी इक्वल टू आ जाएगा माइनस एम यू। तो यहाँ से भी बराबर क्या आएगा? माइनस एम यू बटे एम। ये है प्रतिक्षेपण चाल का सूत्र, ये निकाले गया था परीक्षा में। बंदूक की प्रतिक्षिप्त चाल का सूत्र क्या होता है? माइनस एम यू अपॉन भी, ये उसका सूत्र है, ठीक है ना? माइनस चिन्ह बताता है कि बंदूक की जो
गति की दिशा है वो गोली की दिशा के विपरीत होगी। माने यू की दिशा है इस तरफ तो भी की होगी इस तरफ। तो ऋण चिन्ह क्या बताता है? केवल ऋण चिन्ह यह बता रहा है कि इसकी जो चाल है वो कारतूस की गति की दिशा के विपरीत होगी। अगर कारतूस पूर्व में जा रहा है तो गोली हटेगी पश्चिम की, वो बंदूक हटेगी पश्चिम की, मतलब पीछे हटना है। कारतूस आगे तो बंदूक कहाँ? पीछे। तो इसको बोलते हैं प्रतिक्षेपण चाल या प्रतिक्षिप्त चाल। प्रतिक्षिप्त वेग भी लिखा रहता है, ठीक है ना। तो क्या होता है बताइए? प्रतिक्षिप्त वेग का सूत्र v बराबर, अब ये सिंबल अपने अपने हैं, जैसे मैंने कैपिटल एम कैपिटल भी मान लिया। अब कोई सोचे एक काम करते हैं, बंदूक के लिए द्रव्यमान को एम बी लिख देते हैं, इसको भी बी लिखते हैं, बी फॉर बंदूक हो गया। तो संकेत कोई भी हो ये ध्यान रखना है आपको, है ना, कि होता है। सबको समझ में आ गई बात? क्लियर है? यहीं से एक और क्वेश्चन का आंसर आपको। तो पहले तो आपने ये समझा कि फायर करते समय बंदूक पीछे क्यों बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? कि जब फायर करते हैं तो प्रारंभ में संवेग 0 होता है, तो जितना संवेग कारतूस आगे की ओर प्राप्त करता है ठीक उतना ही संवेग बंदूक, ताकि दोनों का कुल संवेग क्या रहे? क्यों? क्योंकि प्रारंभ में संवेग क्या था, तो बाद में भी कितना होना चाहिए? तो बाद में 0 कब होगा? अगर कारतूस ने आगे की ओर संवेग प्राप्त किया है तो ठीक उतना ही संवेग बंदूक कहां प्राप्त करेगी? दोनों का टोटल, इसलिए बंदूक पीछे हटती है। सबको क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया? अब यहां पर क्या होता है कि आपसे पूछते हैं कि राइफल भारी क्यों बनाई जाती है। आप में से कितने बच्चों ने कभी राइफल पकड़ी हो पुलिस वाली हाथ में? 3-4 बच्चों ने पकड़ी, और यहाँ और किसने पकड़ी है? तो आपने देखा भारी होती है 6 से 8 किलो, थोड़ी बहुत नहीं होती है। उसको लेकर के चलना भी कठिन है। जो बेचारे पूरे दिन टांगे रहते हैं ना, जो बॉडीगार्ड वगैरह होते हैं, बंदूक लिए बड़ी वाली, या बैंक के बाहर भी बैठा रहता है, बंदूक को पूरे दिन कंधे पर टांगे है, तो वो हल्की थोड़ी होती है। तो उसको भारी क्यों बनाते हैं? आइए यहां से पता चलेगा भारी क्यों बनाते हैं। बोर्ड पर देखो, इसको मैं अगर नियत मान लूं तो यहां से पता चल रहा है कि भी अनुक्रमानुपाती 1/m, माने बंदूक का जो प्रतिक्षेपण वेग है, प्रतिक्षेपण चाल है, वो द्रव्यमान के अनुपाती होती है। तो द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा बंदूक के पीछे हटने की चाल उतनी ही, इसलिए इसको भारी बनाते हैं। अगर हल्की बनेगी तो बहुत पीछे हटेगी तो फिर वो निशाना चुक जाएगा, इसलिए इसको भारी बनाते हैं और कंधे के नीचे दबाकर चलाते हैं। क्यों? क्योंकि तुमने फायर किया वो बहल गई, तो बंदूक का निशाना लगाया यहां। तुमने देखा नहीं है शादी में फूफा ने फायर करो, छत पर जो बारात देख रहा था वो गया। और ऐसा हर साल होता है, होता है ना, पेपर पढ़ा तो उसमें आता है हर्ष फायर में बच्चे की मौत। क्या आता है? हर्ष फायर बोलते हैं इनको, खुशियों में जो फायर कर वो क्या बोलते हैं? हर्ष। तो लोग शादियों में बंदूक चलाने लगते, और उसमें क्या होता है कि कोई रिश्तेदार आए, उन्होंने कि बता हम भी चलाएं, बोले तुम भी चला, उन्होंने कहूँ चलाई है नहीं यहाँ। अब वो क्या होता है, उन्होंने बंदूक करी और किया फायर, वो बंदूक काटती है, अब उन्होंने कभी चलाई तो है नहीं है, तो उन्होंने फायर किया तो वो पीछे हटी, तो अच्छी तरह से नहीं उसको पकड़ पाया, तो हिल गई। तो हिल गई तो कारतूस का फायर कहाँ होना था? ऊपर। कहाँ हो गया? और यहाँ से कोई छत से बारात देख रहा था तो गोली उसको गल गई। समझ आ गई ना बात? क्लियर होगी ना बात सभी को? इसलिए कभी भी वहां पर अगर फायर हो रहे हो तो दूर रहो, क्योंकि कई अनाड़ी रेखा चलाते हैं। अब शादी है, कई अनाड़ी लेकर क्या करते हैं? चलाते हैं। तुमने सागा जिले का एक केस सुना होगा, है ना, कि अगला एकदम हमारे पास आता है रॉकेट नोदक का सिद्धांत। माने मैं सीधी सी बात कर रहा हूं, रॉकेट उड़ता कैसे है मैं उसको बता रहा हूं। रॉकेट, रॉकेट जानते हो? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं चलो आपको हेलीकॉप्टर देते हैं, तो हेलीकॉप्टर से धंधमा बजा सकते हो? हवाई जहाज से है? उत्तर हवाई जहाज से क्यों नहीं जा पाओगे? उत्तर दो, किसके पास इसका उत्तर है? हवाई जहाज से चंद्रमा पे क्यों नहीं जा सकते? क्यों? ग्रेविटी, उसका इंजन है, उसके लिए भी एटमॉस्फेयर चाहिए पड़ता है। क्या चाहिए पड़ता? जब वो वैक्यूम पैदा करता ना, वैक्यूम पैदा करता ना इंजन,
तो वैक्यूम पैदा करने के लिए क्या चाहिए? एयर, एटमॉस्फेयर चाहिए। एटमॉस्फेयर के आउट जाएगा तो वो काम ही नहीं करेगा। नहीं तो एक आध बार कोई पायलट बच्चा हो जाए, तनख्वाह नहीं मिली, हम तो चंद्रमा पे जा रहे हैं हम वहीं मिलेंगे हवा बेटा, जब तनख्वाह दोगे तभी मिलेंगे। तो जा ही नहीं सकता। उसकी ऊंचाई होती है 12 किलोमीटर। 8 से 12 किलोमीटर ऊंचे पर हवाई जहाज उड़ते हैं। कितने पड़ते हैं? 8 से 12 किलोमीटर क्षोभ मंडल कहलाता है। तुमने सामान्य विज्ञान में पढ़ा होगा क्षोभ मंडल। इसको कौन सा मंडल बोलते हैं? क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर। तो ये ट्रोपोस्फियर होता है, क्षोभ मंडल होता है, इसमें वायु का दबाव बहुत ज्यादा होता है। मौसम संबंधी सारे परिवर्तन इसी में होते हैं। तो वो वैक्यूम पैदा करके इंजन काम करता है। लेकिन रॉकेट के लिए कोई वैक्यूम नहीं चाहिए पड़ता। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, इसलिए चंद्रमा पर जाना हो तो रॉकेट का इस्तेमाल करेंगे, ना कि हवाई जहाज। रॉकेट को नहीं चाहिए वायुमंडल। क्यों नहीं चाहिए? देखो रॉकेट तो अपना खुद ही काम करता है। कैसे? तो मैं आपको बता रहा, रॉकेट नोदन का सिद्धांत। आपको कोई पूछे रॉकेट नोदन किस सिद्धांत पर काम करता है, तो बोलना है संवेग संरक्षण के नियम पर। अब देखिए कैसे काम करता है ना। मैं आपको हल्के से उसमें समझा रहा हूं, एक लाइन में इसमें है। ये रॉकेट है, रॉकेट में क्या होता है बच्चों, इस टाइप से दो प्रकोष्ठ बने होते हैं। क्या बने होते हैं? दो। यहां लगी होती है जेट नली। जेट, कोई नली बहुत पतली होती है उसको जेट नली बोलते हैं। उसमें से क्या होता है, कोई फ्लड। फ्लड का मतलब कोई भी लिक्विड या गैस फ्लो हो तो बहुत स्पीड से फ्लो होती है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? जेट नली। तो जेट नली लगी होती है, इसमें भरा होता है ईंधन, इसमें भरी होती है लिक्विड ऑक्सीजन। क्योंकि ईंधन को जलाने के लिए क्या चाहिए? या ज्वलनशील गैस मान लो, ठीक है ना, यहाँ पर बनती है। अब ये यहां से आता है ईंधन और यहां से आती है गैस। फिर इन दोनों में यहाँ पर जलता है, क्या होती है, और यहाँ भयंकर की गैस बनती है। अब वो गैस कहां निकलती है? बाहर। अब ध्यान देना, पहले रॉकेट रखा है जमीन पर, तो प्रारंभ में उसका वेग क्या है? 0, इसलिए संवेग भी क्या होगा? प्रारंभिक संवेग 0 है। अब देखो मजे की बात, अब इसमें ईंधन जलाया। ईंधन जलाने से क्या बनेगी? इसमें जो ईंधन जलाते हैं वो गैस बनाता है। इसमें ईंधन जलाते हैं उससे क्या बनती है? बहुत ज्यादा गैस बनती है। वो गैस बनी, अब वो गैस इस जेट नली से कहां निकालते हैं? तो गैस ने पीछे की ओर संवेग प्राप्त किया। तो गैस ने जितना संवेग नीचे की ओर प्राप्त किया उतना ही संवेग रॉकेट कहां प्राप्त करेगा? बस समझ आ गई ना। यहाँ कोई बाहर बल लगा? बाहर से कोई बल नहीं लगा। कौन से बल हैं? अंदर के। तो यहाँ पर जितना संवेग, मान लो यहाँ पर इसका संवेग हो गया mv इक्वल टू pg, माने गैस का संवेग है, तो इसका संवेग भी तो होगा, इसको mu मान लेते हैं। तो ये जगह mv, ये संवेग किसका होगा? रॉकेट का। नहीं होगा। तो जितना संवेग ये नीचे की प्राप्त करेगा उतना ही संवेग कहां प्राप्त करेगा? तो जब तक गैस निकलेगी तब तक रॉकेट उड़ता जाएगा। वही तो होता है दीपावली पर जो लाते हो 20-30 रुपए का, कब तक उड़ता है? जब तक उसमें से गैस निकलती है तब तक उड़ता है, उसका सिद्धांत। और जिस रॉकेट से चंद्रमा मंगल ग्रह पर जा रहा है उसका सिद्धांत दोनों एक ही है। तो 10 रुपए वाले रॉकेट का सिद्धांत और इसका सिद्धांत। और अगर एक फुग्गा फुला रहा हो और हाथ से छूट जाए, पूरे में नाचता है, उसका सिद्धांत और सेम, सबका सिद्धांत एक ही है। भाई फुग्गे में क्या हो रहा है, तुमने फुलाया और हाथ से छूट गया, तो एकदम से हवा जिस तरफ निकलती है फुग्गा उसके अपोजिट भागता है। समझ गए? जैसे जैसे इसकी दिशा बदली वैसे वैसे फुग्गे की, तो पूरे में फुग्गा नाचता है। वो देखा है आप लोगों ने? तो वो क्या का सिद्धांत है? तो जितना संवेग गैसें नीचे के प्राप्त करेंगे उतना ही संवेग रॉकेट। अब क्या रॉकेट को वायुमंडल चाहिए? क्या रॉकेट पर कोई वायुबल लग रहा है? तो क्या दूसरे प्लेनेट पर जा सकता है? जा सकता है। इसके लिए थोड़ी बाहर से कोई वायुमंडल चाहिए। समझ आएगी ना बात? इसलिए अगर आपसे कोई पूछे कि हमें दूसरे प्लेनेट पर जाना है या दूसरे सैटेलाइट पर जाना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे? रॉकेट का। रॉकेट के इस्तेमाल से जा सकते हैं आप, हवाई जहाज वगैरह थोड़ी जाएंगे। ठीक, तो ये हमारे पास है वो इसका। अच्छा, गैसें नीचे की ओर निकलती हैं तो उसके परिणाम स्वरूप ऊपर की ओर जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं थ्रस्ट। नाम याद रखना, उसको क्या बोलते हैं? थ्रस्ट बोलते हैं। थ्रस्ट याद रखो इसको। गैस जब किसी रॉकेट से निकलने वाली गैस है, प्रति गैस तो रॉकेट पर ऊपर की जो बल लगाते हैं इसको अपन थ्रस्ट बोलते हैं।
क्या बोलते हैं? थ्रस्ट। ठीक, हिंदी में बोलते हैं प्रणोद, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थ्रस्ट। तो आपको थ्रस्ट शब्द याद रखना है ना। तो थ्रस्ट मिलता है उसको, क्योंकि सब कभी बातचीत हो रही हो ना, ऐसी बात होती है, अरे यार रॉकेट को सफिशिएंट थ्रस्ट नहीं मिला, इसको पर्याप्त थ्रस्ट नहीं मिला। तो थ्रस्ट मतलब ऊपर की ओर जो उसको फोर्स लगेगा गैसों से, उसी को क्या बोलते हैं? बस थ्रस्ट। तो इस प्रकार से रॉकेट कौन से सिद्धांत पर काम करता है? सबको क्लियर हो गया? अगला हमारे पास आता है, हाँ क्या? अरे कितना सिंपल सा है दिशा, ये जो पीछे की वो गैस निकल रही है ना, अब अगर रॉकेट को आप रॉकेट की बॉडी को मूव करेंगे तो वो तो पूरी मूव हो जाएगी, या आप नीचे जो गैस निकल रही है ना, गैस का डायरेक्शन बदलो। अब मैं आपको दिखाता हूं, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अभी आप लोग टीवी में न्यूज देखते हो, मिसाइलें आती ना, ऐड आता है, मिसाइल ऐसी हुई फिर ऐसी हो जाती, देखा है तुमने? तो आप देखो बगल से एक फायर होता है, आप देखना ध्यान से, जो मिसाइल टीवी में दिखाते हैं ना, मिसाइल छूटी, पता तो मिसाइल फिर ऐसी हो गया, तुम ध्यान से देखना, तो पहले ऐसी छूटी, फिर जैसे वो ऐसी मुड़ेगी ना, ऐसी मुड़ेगी तो एक फायर यहां से होगा छोटा सा। तो जब भी उसकी दिशा बदलना हो तो क्या करो, इधर उधर से गैस की, जैसे मान लो एक चैम्बर है, अभी इसमें पीछे की ओर मान लीजिए मैंने इस जेट में से निकल रहा, अब एक जेट नली को, जेट नली यहाँ पर है, अब मुझे इसको इस तरह मोड़ना, इस जेट नली में से थोड़ी सी गैस रिलीज कर दो, तो क्या करेगी? इसको डायरेक्शन को क्या करेगी? तो जैसे जैसे मोड़ना है वैसे वैसे जेट नली लगा दो, तो जेट नली में से जहां से भी निकलेगी उसके एंटी, उस तरफ उसके क्या करेगी? तो पूरी जो मिसाइल होती है ना, गाइडेड मिसाइल, गाइडेड मिसाइल इसीलिए तो टेक्नोलॉजी थोड़ी खतरनाक है उसकी, इतना बनाना आसान नहीं तो दुनिया के सारे देश ना बना लें, क्योंकि उसमें ऐसी बम को जड़ लगानी होती है कि एट अ टाइम जब भी हमें चाहिए उस तरफ से फायर करके गैस कहाँ निकले? बाहर, तो उसको क्या करेगी? थोड़ा सा थ्रस्ट दे करके मोड़ देगी, तो मुड़ जाती है। तो जैसे भी आपके लिए मोड़ रही है, तो ये रॉकेट का, नहीं तो रॉकेट तो झंडी हो जाए, तो इसमें जेट नली को आप जिस तरफ से आप जेट नली से गैस को रिलीज करोगे उस हिसाब से एंटी थ्रस्ट लगेगा, उस तरफ मुड़ जाएगी वो। ठीक है, तो ये रॉकेट और का क्या हो गया? सिद्धांत। अब मैं बता रहा था आपको तीसरा, जब कोई बम फूटता है, बम पटाखा, तब देखा उसके टुकड़े सभी दिशाओं में फेंकते हैं ना, समय संरक्षण करने का क्या लगता है उसमें? मान लीजिए हम एक बम फोड़ रहे हैं, बम, और इस बम के 4 टुकड़े होते हैं, कितने टुकड़े हो रहे हैं? थोड़ा सा मान लेते हैं, एक टुकड़ा यहां भागा तो एक यहां भागा, तो एक यहां भागा तो एक यहां भागेगा, क्यों? पहले उसका संवेग क्या था, तो बाद में भी कितना होना चाहिए? तो इस टुकड़े ने इस तरफ संवेग प्राप्त किया, अगर कोई टुकड़ा इस तरफ भागा तो एक टुकड़ा इस तरफ जरूर भागेगा, क्यों भागेगा? ताकि दोनों का संवेग क्या हो जाए, अगर एक टुकड़ा इस तरफ उछला है तो एक टुकड़ा इस तरफ भी उछलेगा, क्यों उछलेगा? इसलिए जब विस्फोट होता है ना बम में, तो क्या होता है, उसके टुकड़े सभी संभव दिशाओं में फेंकते हैं, सभी संभव दिशाओं में। अब वो क्यों फेंकते हैं सभी संभव दिशाओं में? ताकि प्रत्येक टुकड़े का नेट संवेग क्या रहे, समझ आ गई ना बात? एक दिशा में नहीं फेंकेगा, अगर विस्फोट होगा तो उसके जो तीसरे टुकड़े हैं वो कहाँ फेंकेंगे, और वो किस उसी संभव दिशा में फेंकेंगे, वो ये निर्भर करेगा कि एक टुकड़ा कहाँ गया, एक टुकड़ा यहाँ तो फिर एक यहाँ भी जाएगा, अगर एक यहाँ तो एक, क्लियर होगी ना बात? क्यों? क्योंकि पहले संवेग क्या था, अब आपने बम में आग लगा दी, तब वो फूटा, तो बाद में भी संवेग क्या होना चाहिए? पहले 0 था ना, तो संवेग संरक्षण नियम कहता है कि बाद में भी 0 होगा, तो उसके कुछ टुकड़े जिस दिशा में संवेग प्राप्त करेंगे, कुछ टुकड़े उसके विपरीत दिशा में संवेग प्राप्त करेंगे, इसलिए वो सभी दिशा में उछलेंगे, तो सब दिशा में उछलते हैं। देखा नहीं आपने? लोग परेशान करते हैं, दीपावली आई, अब जरूर से आइडिया बता रहे हैं, तो लोगों ने क्या किया, ठीक है ना, आपसे कभी कभी एक कंडीशन पूछ लेते हैं, कंडीशन, आप मान लीजिए यूनिवर्स में हो, हाँ, थोड़ी देर को मान लो अभी कौन गया था आसमान में, शुभांशु शुक्ला गए थे ना, मान लो उनके साथ आप हो, ठीक है, अब आप वहां पहुंचे और वहां पर जो अंतरिक्ष स्टेशन है बनी है ना, थोड़ी काल्पनिक बना लेते हैं, 4 फुट की है ना, ये अंतरिक्ष स्टेशन है, स्काई लैब। अब मान लो धोखे से आप इसमें से बाहर आ गए, यहां पर आ गए आप, क्योंकि ये तो मूव हो रही ना, ये तो गति कर रही है 28,000 किलोमीटर,
पर आवर की स्पीड से क्या कर रही है, घूम रही है 28,000। अब आप मान लीजिए इसमें से बाहर आ रहा फिर भी, लेकिन इसमें से कोई चीज बाहर आएगी तो वो भी घूमती रहेगी। जैसे आप चलती बस में से पत्थर फेंको तो पत्थर भी आगे हो जाएगा। तो अगर रॉकेट जैसे कोई सैटेलाइट पृथ्वी के चारों घूम रही है, उसमें से कोई चीज फेंको गया तो वही घूमने लगेगी। क्लियर है ना? क्योंकि जब आप फेंकोगे तो उसकी स्पीड भी वही होगी ना जो रॉकेट की है। अब मान लो आप यहाँ पर बाहर आ गए, अब आप इससे दूर हो, अब आपको इसके पास जाना है तो कैसे जाओगे? जमीन तो है नहीं है, जमीन तो ना चल के चले जाओ। अब बताओ कैसे जाओगे? सिर्फ इतने हम कह रहे तुम इतने ज्यादा दूर हो गए, चलो तुम इतने कहाँ है ले, ठीक है। अब तो अपना हाथ वहां से टेन लो तो आप है, अब तुम्हें इसमें जाना है, कैसे जाओगे बताओ? अगर अंतरिक्ष में आप रॉकेट से बाहर हो गए, स्काई लैब से बाहर हो, तुम्हें स्काई लैब में जाना है वापस, तो कैसे जाओगे? कोई साधन नहीं है ऐसा, ना कोई खींचने मीचने को है ना। अच्छा, कोई जाना कहीं होगा अंतरिक्ष में रस्सी फेंके, मारी फेंका? कभी जाओगे तो फेंक के देख लेना। मैं तो गया था, नहीं फेंकी थी। तो बताओ मुझे कैसे होगा ये? कुछ भी नहीं कर सकते। डायरेक्ट नहीं कहो तो एयर थोड़ी है वहां पे, एयर ही नहीं है। हाँ समझ गया ना, एयर नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। शून्य आकाश में चल नहीं सकते, पहले लेक्चर में पढ़ चुके, चल भी नहीं पाओगे, हवा में हो आप तो बस। तो देखो क्या करेंगे, आपके पास कोई भी सामान हो, चाहे कपड़े हो, बैग हो, कुछ भी हो, हेलमेट हो, कुछ भी हो, इस तरफ है ना, तो आप उसको इस तरफ फेंक दो। तो देखो, हाँ मैंने सामान लिया हाथ में, तो प्रारंभिक संवेग 0, मेरा और सामान का दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? देखा है प्रारंभिक संवेग क्या है। अब मैंने वो सामान इस तरफ फेंक दिया हिट करके जोर से, तो जितना संवेग उस तरफ प्राप्त करेगा उतना ही संवेग तुम्हें कहाँ मिलेगा, तो तुम कहाँ जाओगे? तो संवेग संरक्षण के नियम का एग्जाम्पल लगता है। हाँ नहीं, वो तो कंडीशन वाली बात, तभी तो मैं कह रहा हूँ जो कुछ तुम्हारे पास हो, इवन बैग भी रहे, ऑक्सीजन सिलेंडर फेंक दी दूसरा लगा लिए। मतलब आप समझे, मतलब इसमें इस वाली कंडीशन इसलिए नहीं लगाना है क्योंकि अपन क्या जानना चाह रहे हैं कि आप ये संवेग संरक्षण नियम का एग्जाम्पल है कि मतलब आप यूनिवर्स में अगर किसी चीज के तरफ फेंकोगे तो आपको कहां चले जाओगे? पीछे, क्योंकि प्रारंभिक संवेग क्या है? 0, तो अंतिम संवेग भी क्या होगा? तो वो वस्तु उस तरफ गति करेगी तो आप कहां करोगे? पीछे गति करोगे। समझ गया ना आप? तो अपने यहाँ तक पहुंच जाओगे। तो सिर्फ संवेग संरक्षण के नियम का क्या है? वो एक एग्जाम्पल है, मतलब उसमें ये नहीं लगाना है। अब मैं आपको बता रहा हूं संगामी बल। कौन से बल? संगामी बल। तो दो या दो से अधिक ऐसे बल जो एक ही बिंदु पर कार्य कर रहे हो संगामी बल कहलाते हैं। कौन से बल कहलाते हैं? दो या दो से अधिक बल जो एक ही बिंदु पर कार्य कर रहे हैं, एक ही बिंदु पर। जैसे यहाँ पर यहाँ से बल लग रहा है और यहाँ से बल लग रहा है सी पर, तो ये दोनों बल कौन से कहलाते हैं? संगामी बल कहलाते। एक और लग रहा हो तो तीनों संगामी बल कहलाएंगे, एक और लग रहा है तो चारों संगामी बल कहलाएंगे। तो जब 2 are more than 2 force, अगर एक ही पॉइंट पर एक्ट हो रहे हो, एक ही बिंदु पर काम कर रहे हो, तो ऐसे बलों को क्या बोलते हैं? संगामी बल। ध्यान देना, संगामी बल के लिए एक प्रमेय दी जिसको बोलते हैं लामी का प्रमेय। किसका प्रमेय? तो लामी का प्रमेय किस कौन से बलों के लिए है? संगामी बलों के लिए। एक बार बस इसको लेकर के जाओ, लामी का प्रमेय। ये मान लीजिए 3 बल हैं, ये देखो अब कैसे बल काम कर रहा है। मान लो ये हमारे पास एक दही की हंडी है, इस टाइप से मान लो टंगी है इस पर, है ना। इस पर 3 फोर्स लग रहा है, एक यहाँ मान लो, एक यहाँ, एक मान लो एक ऊपर। इस पॉइंट पर मान लीजिए 3 फोर्स लग रहे हैं, कोई पॉइंट है ओ, इस पॉइंट पर 3 फोर्स लग रहा है। अब आप सोचो कैसे, तो और मुझे नहीं पता, आप लोग ना घर में छींके बना देते हैं, आते छींके कहा उसमें आप मिट्टी के बर्तन को लटका देते, नहीं लटकाए थे। अब तो आजकल सिर्फ दही की हंडी लटकाते हैं, नहीं तो पहले तो होता था ना घरों में, लटका देते तो उसमें 3 रस्सियां बांध देते थे, देखा आपने?
ऐसे ऐसे कितनी बनी रहती थी, आगे लटकी रहती थी। तो तीनों रस्सियों का बल एक बिंदु पर काम कर रहा है, तो फिर वो क्या कहलाएगा, संगामी बल कहलाएगा। तो ऐसे तीन संगामी बल है, मान लो F1 है, ये F2 है और ये F3 है। मानो F1 के सामने यहाँ पर मान लो अल्फा कोण बढ़ रहा है इन दोनों के बीच में, F2 के सामने यहाँ पर मान लो बीटा कोण बढ़ रहा है, इन दोनों के बीच में मान लो गामा कोण, ठीक है ना। तो लामी ने बोला है कि यदि तीन बल संतुलन में हो तो प्रत्येक बल अन्य दो बलों के बीच के कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, इसको बोलते हैं लामी का प्रमेय। क्या बोला लामी ने, अगर तीन बल संतुलन में है तो प्रत्येक बल का मान अन्य दो बलों के बीच के कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात लामी ने बताया F1 अनुक्रमानुपाती साइन अल्फा, F2 अनुक्रमानुपाती साइन बीटा और F3 अनुक्रमानुपाती साइन गामा, या F1 बटे साइन अल्फा बराबर होता है F2 बटे साइन बीटा बराबर होता है F3 बटे साइन गामा। इसको बोलते हैं लामी का प्रमेय। क्या बोलते हैं इसको, तो लामी का प्रमेय कौन से बलों के लिए है, संगामी बलों के लिए। याद रहेगा क्या बोला था लामी ने, कि यदि तीन बल काय में है तो प्रत्येक बल का मान अन्य दो बलों के बीच के कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। ये बहुत काम की है, समझ आ गई ना बात, ये है लामी का प्रमेय।